नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश आर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस समय की बड़ी हेडलाइंस के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बाजार चारों खाने चित। निफ्टी में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। बैंक निफ्टी 2100 पॉइंट से ज्यादा फिसला। वहीं एनर्जी छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स 200 डीएमए के नीचे। ईटीना स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मार्क मोबियस, रूस यूक्रेन तनाव का भारत पर सिर्फ क्रूड के लिहाज से पड़ेगा असर। कहा, अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनियों पर करे फोकस। रूस के मिलिट्री एक्शन से क्रूड में लगी आग। 2014 के बाद पहली बार ब्रेंट $104 के पार। 8% का जोरदार उछाल। हाजिर में 2 साल की ऊंचाई पर सोना। कॉमेक्स पर सोना $1975 के पार। एमसीएक्स पर सोना 52,700 रुपए के ऊपर। 2,000 रुपए से ज्यादा का उछाल। इक्विटी मार्केट में भारी बिकवाली और कच्चे तेल में के बढ़ते दाम से रुपए में भी भारी गिरावट। डॉलर के मुकाबले करीब 1.5% की गिरावट। ₹75.65 के स्तर पर पहुंचा। यूक्रेन ने भारत से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन के राजनयिक की पीएम मोदी से अपील। कहा, रूसी राष्ट्रपति से करे बात। यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसी रूसी सेना। यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक। 40 सैनिक और 10 नागरिकों को मारे जाने की खबर। जान बचाने के लिए लोगों ने सुरक्षित ठिकानों के लिए शरण। नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालिया। शेयर बाज़ार के अंदर आज का दिन जो था एक दिल दहलाने वाला था। ज़बरदस्त गिरावट, ऐतिहासिक गिरावट। इस बुल मार्केट में पहली बार ऐसा लगता है कि बुल्स को एक भारी पिछाड़ पड़ी है। कारण सब जानते हैं, जियोपॉलिटिकल, फेड, एफआई की सेलिंग और तकनीकी तौर में इस समय जो मार्केट का मोमेंटम है उसका रुख बदल चुका है। तो इस समय क्या करना चाहिए? कैश प्रिजर्व करना चाहिए, शेयर खरीदना चाहिए, या फिर इस समय इस मार्केट में कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, आप कुछ नहीं करते हैं वो भी एक स्ट्रैटेजी है कि आप एक्टिव नहीं है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आनंद राठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीर वोरा जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, मीर, आपका ईटीना स्वदेश पे स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। राठी साहब, आपने कई बार ऐसे मार्केट देखे हैं जिसके अंदर अचानक पैनिक होता है, अचानक एक बुल मार्केट की थीसिस चैलेंज होती है और सबको लगता है जी भाई अब तो अच्छे दिन नहीं खराब दिन ही आएंगे। तो क्या एक आम निवेशक को इस समय करना चाहिए? कैश बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर खरीदना चाहिए? बड़ा सही सवाल निकुंज आपने पूछा है, क्योंकि जब स्थिति इस तरह की गिरावट एक साथ आती है तो मन में घबराहट होती है। सभी के घबराहट होना स्वाभाविक है, परंतु ये देखना चाहिए कि ये गिरावट का कारण क्या है। इसका मुख्य कारण जो हो रहा है वो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, जो रूस और यूक्रेन का झगड़ा है, उसके कारण हो रहा है। और उसमें लोगों को डर ये कि भाई ये झगड़ा ऐसे ही होके खत्म हो जाएगा या आगे बढ़ेगा। और अगर बहुत आगे बढ़ेगा तो देखिए, इस मार्केट का एक स्वभाव है, जब भी कोई इस तरह की स्थिति होती है जहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है या टूटा ग्लोबल इफेक्ट होने के चांस होते हैं, उस समय हर एक आदमी यहाँ मार्केट से हट जाता है। और आज क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि आज बेचने वाले तैयार हैं। इस ऐसी परिस्थिति में खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए मार्केट गिरता है। इसको देखते हुए मैंने तो जो सारे उतार चढ़ाव इतनी बार देखे हैं, ये मैं समझता हूँ कई बार ये मौके हैं। इस तरह की इवेंट जब आती है, जरूर हो सकता है रिस्क और थोड़ी हो, 2-3% और रिस्क हो सकती है, परंतु मौका है।
तो मेरा ये मानना है इस समय बेचना नहीं चाहिए बिल्कुल। जिसके पास है कैश मार्केट है उसको रखना चाहिए, और जिसके पास खरीदने की थोड़ी ताकत है थोड़ा खरीदना चाहिए। इस समय खरीदने का एक मौका है, थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए। उसको बिल्कुल या तो बिल्कुल नहीं खरीदे वो तो एक अलग बात है, पर जिसके पास स्थिति है खरीदने की, आई थिंक वन शुड यूज के 20-25-30% जो पैसा उसके पास इन्वेस्टेबल है उसको जरूर लगाना चाहिए। ये मेरी सलाह है। मेरा अगला सवाल मिहिर वोरा के लिए है। और मिहिर, बाय सेल होल्ड एक इजी, एक आसान सवाल मगर एक प्रकार की रणनीति है। क्या करना चाहिए इस समय निवेशकों को? कुछ नहीं करना चाहिए, कैश रेज करना चाहिए, या फिर बिकवाली या खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, ये जो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं वो काफी डायनेमिक है, और इसका जो क्या बोलते हैं आउटकम है, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आउटकम के। तो ये पहला ही दिन है, तो आई वुड नॉट एडवाइस के आज ही कोई डिसाइड करके खरीदारी शुरू कर दे। डेफिनेटली बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये बिल्डअप तो काफी दिनों से हो रहा है, अनसर्टेनिटी थी। तो आप हम देखें तो 18,600 का जो निफ्टी था वो ऑलरेडी 16,600 तक तो आ गया है। तो 2,000 पॉइंट की तो वैसे ही घटौती आ गई है। तो बेचने का तो इतना केस नहीं बनता, लेकिन लेने के लिए भी एक दो दिन अगर हम न्यूज डाइजेस्ट कर लें, देखिए आउटकम किस तरह से जा रहा है, ऑयल प्राइसेस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा कि नहीं, कमोडिटीज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लगता है कि नहीं, वो मेरे ख्याल से थोड़े दिन में पता चल जाएगा। और तब जाके एक क्लियर व्यू बना के हम काम करें तो बेटर रहेगा। जल्दी में बेचना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन लेने के लिए भी हम थोड़ा सोच समझ के करें। अपने जो स्टॉक पिक्स हैं तैयार रखें, लिस्ट तैयार रखें। जो हमें लगता था 6 महीने से, 12 महीने से, 24 महीने से जो तेजी चल रही है उसमें इतने सारे स्टॉक, अच्छे स्टॉक थे, लेकिन महंगे होते जा रहे थे। तो ये करेक्शन में अगर कोई जो स्टॉक है जो मिस हो गया था, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे प्राइस पे आ जाएगा तो लेने का शुरू करना चाहिए। बट स्ट्रेटेजिक कॉल एक साथ तो बिल्कुल जंप इन नहीं करना चाहिए। तो मीर, मैं आपके साथ फैक्टर्स डिस्कस करता हूँ। सबसे बड़ा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। मीर, ना आपको पता है ना मुझे पता है, शेयर बाज़ार के अंदर सब गैस कर रहे हैं कि अगला क्या होगा। अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स में क्लैरिटी आती है मीर, सपोज 5 दिन में आती है, 10 दिन में आती है, 15 दिन में आती है, तो क्या शेयर बाज़ार फिर वापस जनवरी एंड और फरवरी के लेवल तक पहुंच जाएगा? हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है, क्यों नहीं। देखिए, एक हाव है, हवा बना हुआ है जियोपॉलिटिकल। लेट्स ब्रेक इट अप के इंडिया को क्या क्या चीज इंपैक्ट करेगी। ठीक है, तो इंडिया को सबसे बड़ी चीज इंपैक्ट करेगी ऑयल। हमें 2 महीने पहले ऑयल 80 के आजू बाजू चल रहा था, अभी 95-100 के और आ गया डॉलर्स पर बैरल पे। तो ये एक बड़ा हमारा इंपोर्ट आइटम है जो हमें इंपैक्ट कर सकती है। तो उसमें ये कॉल लेना है कि $100 का जो आज पैनिक का भाव है, वो पैनिक का है, वॉर की वजह से हुआ है, वो 6-12 महीने तक सस्टेन करेगा कि नहीं, ये कॉल लेंगे हम नेक्स्ट फ्यू डेज में। अगर नहीं करेगा तो आई थिंक जल्दी से ही जल्दी बिजनेस एज यूजुअल पे हम पहुंच सकते हैं। दूसरा ये है कि अगेन जो सिचुएशन बन रही है कि फेडरल रिजर्व की टाइटनिंग हो रही है, प्लस ये जो वॉर के केसेस, वॉर का जो सिचुएशन बन रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल पोर्टफोलियो फ्लोज, एफआईआई का जो फ्लोज है उस पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगी। तो उसका अगर हम देखें तो लास्ट ऑलमोस्ट 3 महीने से एफआईआई की सेलिंग तो चालू हुई है। उसके बावजूद हमारी मार्केट अच्छी होल्ड कर रही थी, क्योंकि डोमेस्टिक सेविंग्स है, डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के जो फ्लोज आ रहे हैं वो हेल्दी है, और मेरे ख्याल से वो हेल्दी रहेंगे। एसआईपी इतना जल्दी बंद नहीं होने वाले, म्यूचुअल फंड्स के जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रीमियम है वो इतने जल्दी बंद नहीं होने वाले हैं। तो ये इंक्रीमेंटल फैक्टर है कि एफआईआई की बिकवाली तो ऑलरेडी हो रही थी, शायद थोड़े दिन और चलेगी, बट ये परमानेंटली तो नहीं चलने वाली। क्योंकि लास्ट अगर हम 24 साल की हिस्ट्री देखें तो सिर्फ 3 साल ऐसे हुए हैं जिसमें एफआईआई सेलर्स थे, और ये शायद ये 3 में से 1 साल ये है। तो एफआईआई आज नहीं तो कल लेने को आने ही वाले हैं, डोमेस्टिक सेविंग्स तो है ही। तो स्ट्रक्चरली अगर देखें तो ऐसा कोई केस नहीं बनता कि मार्केट क्यों बाउंस बैक नहीं करना चाहिए। ये पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है, मैं बता देना चाहता हूँ। पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। ये गिरावट हमने देखी थी जब कोविड आया था। जब कोविड आया था वॉलेटिलिटी उस समय करीब 90 तक गई थी। अभी वॉलेटिलिटी 30 30-32 के आसपास है। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इस कोविड को हटा दें और इस लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी को आप देखें, तो जब भी इस प्रकार की वॉलेटिलिटी आती है अक्सर फ्यूचर में जो नियर टर्म रिटर्न्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। फियर एंड वॉलेटिलिटी इज इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, मगर वो बेस्ट फ्रेंड कब आएगा इस पे हम चर्चा कर रहे हैं।
मीर जी से और आनंद राठी साहब से। हमारे दर्शकों को मैं और ये बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ आंकड़े देखे हैं कि हर बुल मार्केट में करेक्शन होता है। हमने एक बेसिक आंकड़ा इस बार यूज़ करा है 200 DMA, और पिछला बुल मार्केट था उसमें 4 बार निफ्टी 200 DMA के नीचे गया था, क्योंकि भाई साहब 1.5 साल से 2 साल से मार्केट गिरे नहीं है। सबको लगता था मार्केट कभी नहीं गिरेंगे, और जब मार्केट गिरते हैं, यही बुल मार्केट होता है, तो बुल मार्केट करेक्शन इज़ वेरी स्विफ्ट, वेरी शार्प एंड इट शेक्स यू। राठी साहब मेरे साथ शायद इस बात पे कन्विंस्ड हैं, क्योंकि जब मैं सवाल फ्रेम कर रहा था, जब मैं इस ग्राफिक का बयान कर रहा था, तो राठी साहब एकदम गर्दन हिला रहे थे। क्यों राठी साहब? जी बिल्कुल सही है कि देखिए हर मार्केट में, बुल मार्केट नहीं, मैं कह रहा हूँ आप पिछले सालों की हिस्ट्री देखिए, हर मार्केट में हाईएस्ट लेवल से 10 से 20% गिरावट हर साल हुई है। मतलब चाहे वो बुल मार्केट था या ना, बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए 10-15% गिरावट बुल मार्केट में होना बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन। क्योंकि जब भी मार्केट बहुत तेजी से जाता है तो उसके कंसोलिडेशन के लिए एक करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग भी आना स्वाभाविक होता है, और उससे मार्केट जो है हेल्दी होता है। जब प्रॉफिट टेकिंग होती है और मार्केट एक ठीक स्तर पे आता है, वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल आ जाते हैं, तो उससे मार्केट और हेल्दी बनता है। तो मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ निपुण। मीर, हमें कैसे पता लगेगा कि हम मार्केट की जो वैल्यूएशंस हैं अब रीजनेबल हैं? क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में जो चांदी थी वह सोने के भाव में बिक रही थी। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको चांदी पीतल के भाव खरीदनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट इन्वेस्टर्स वांट टू डू। तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइसेस अट्रैक्टिव हैं, रीजनेबल हैं, और ये लेने का समय है? व्हाट इज द टाइम व्हेन वन शुड बी बाइंग फेयर मीर? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि इस मार्केट में कोई भी टाइमिंग नहीं कर पाता है, करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो समझता है कि भाई मैं नीचे से नीचे मैं खरीदूंगा और महंगे से महंगे में बेचूंगा, ये कभी हुआ नहीं है। नोबडी हैज सक्सीडेड। इसलिए बेस्ट ये है कि भाई आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, अपना एसेट एलोकेशन देखिए, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मैं बार बार ये जरूर कहता हूं कि इस मार्केट में अगर 3 साल से कम आपका नजरिया है तो जरूरी नहीं कि आप कमा पाएंगे। आप कमा भी सकते हैं, खो भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। परंतु 3 साल 5 साल के ऊपर आपका नजरिया है, तो मैंने तो देखा पिछले 40 साल की 50 साल की हिस्ट्री में कि कभी ऐसे 10 साल नहीं आए हैं जिसमें कभी किसी को लॉस हुआ। डेफिनेट रिटर्न मिला है। ओके, एंड आज की स्थिति में जब इंटरेस्ट रेट्स आर लो, और ऐसा लगता है रिजर्व बैंक ने जैसे इंडिकेशन दिया कि भाई ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना नहीं है, क्रेडिट ऑफटेक नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो अगर आपका एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको रिटर्न कहाँ मिलेगा। तो ऑब्वियसली रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में, आज इक्विटी मार्केट्स ने 15 से 17% रिटर्न, कोई भी 15 साल का आप आंकड़ा उठा के देखें आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये टाइमिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान है ये, बल्कि जैसे इस तरह का जब जिस दिन आता है उस दिन आदमी को मे बी यू कैन एक्सेलरेट लिटिल बिट मोर देन व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि ये मौके जरूरी नहीं हो सकता है, कल और गिर सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी कि क्लैरिटी नहीं है। मैं मानता हूँ, मेरे भाई ने कहा क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आने के बाद, पर कई बार क्लैरिटी आने में समय लगे, तब तक वो जो है देखिए वो समय गाड़ी निकल जाती है। तो देखिए, अच्छी न्यूज और अच्छी प्राइस, गुड न्यूज और गुड प्राइस, इट नेवर कम्स टुगेदर। राठी साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मगर मैं शेयर बाजार के अगर आंकड़ों की आज बात करूं तो पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। 24 एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इतना खराब एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने देखा था जब कोविड मार्च और अप्रैल 2020 में आया था। मगर अगर हम बात करें कि इंटरनेट स्टॉक्स में क्या हुआ है, वहाँ पर तो जी 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार की गिरावट आई है। मीर, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए है, और मीर इस मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीर, हमारे दर्शकों को मैं फिर बताना चाहूँगा, सिर्फ इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं बदला है, लॉन्ग टर्म पिक्चर इज इंटैक्ट। बट शॉर्ट टर्म में मीर और मीडियम टर्म में आपके हिसाब से, because of geopolitical issues, because of Fed, because of FI selling, because of slowdown in demand in rural India, क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन आए शॉर्ट और मीडियम टर्म में? मीर, सवाल आपके लिए। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले कहा कि हम इसको ब्रेक डाउन करें कि इंडिया को क्या क्या चीज इंपैक्ट करेंगी। तो एक तो मैं ऑयल प्राइसेस बिल्कुल क्लोजली देखूंगा, न सिर्फ ऑयल बट ग्लोबल कमोडिटीज जो है इन जनरल, क्योंकि रशिया और यूक्रेन स्पेसिफिकली जो है
वो सारी कमोडिटीज इंक्लूडिंग ऑयल, गैस, प्रेशियस मेटल्स, कोल एंड इवन एग्री कमोडिटीज के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये एक जो इन्फ्लेशन और कमोडिटीज इंपोर्ट का जो फैक्टर है वो मैं बिल्कुल क्लोजली देखूंगा। सेकंड मैं ये देखूंगा कि इसकी वजह से ग्लोबल रिस्क एपिटाइट जो है इमर्जिंग मार्केट्स की और खास करके इंडिया की और उसमें कोई चेंज आ रहा है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एक साल के व्यू से देखें तो मेरे ख्याल से एफआईआई की माइंड तो वापस आ ही जाएगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम पॉजिटिव ऑन दैट। और थर्ड ये है कि ये जो ऑयल और कमोडिटीज की हमने बात करी और रिस्क की बात करी, उससे हमारी करेंसी को क्या इम्पैक्ट आएगी, रुपी जो है उसकी मूवमेंट कैसी रहेगी। एंड दूसरा है कमोडिटीज और ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन जो है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगी, और आरबीआई का फिर जो स्टांस रहा है, जो प्रो ग्रोथ स्टांस अभी तक रहा है, उसमें कोई चेंज आता है कि नहीं नेक्स्ट पॉलिसी में। वो दीज आर द फैक्टर्स दैट ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया राठी साहब। मिहिर वोरा, आप हमारे साथ डीटी न्यूज़ स्वदेश पे जुड़े। हमने आज चर्चा करी कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। देखिए, हर बुल मार्केट में करेक्शन आते हैं, यह बुल मार्केट का एक कैरेक्टर है। पिछले बुल मार्केट के अंदर निफ्टी 4 बार अपने 200 डीएमए के नीचे गया था, तो यह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नथिंग गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। राठी साहब उम्र के अलावा और तजुर्बे के अलावा शायद एक तरफा कुछ नहीं जानता, ये बात आप बेहतर जानते हैं, मीर भी जानते हैं, तजुर्बे उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो मार्केट के इस उतार चढ़ाव के बीच ये थे मार्केट दिग्गजों की मार्केट आउटलुक पर आपके लिए पूरी डिटेल्स और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए। पर जिस तरीके से अभी मिहिर वोरा भी बता रहे थे कि क्रूड की कीमतों पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, एक ज़बरदस्त उछाल हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में। पर अगर भारतीय बाजारों में देखें तो यहाँ भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई भी बदलाव अभी तक नहीं आया है। पर इसके पीछे की वजह क्या है और इसी के चलते जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं भारत की, उन पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है और आगे चल के कब तक उम्मीद है कि इनके दामों में कुछ बदलाव हो, ये पूरी रिसर्च और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए उनके पास चलते हैं। सौमित, बताइए। अगर आप देखते हैं तो क्रूड प्राइसेस अभी $102 प्रति बैरल के लेवल के ऊपर चल रहे हैं, और अगर इसके बावजूद भी हमें रिटेल फ्यूल प्राइसेस जैसे कि पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। 4 नवंबर जब एक्साइज ड्यूटी में कट हुआ था तब से लेके अब तक पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं है। पेट्रोल में हल्की सी चेंज देखने को मिली है क्योंकि दिल्ली में जो वैट के रेट्स थे उसमें एक कट देखने को मिला था, बट उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो डीजल प्राइसेस अभी भी सेम है। और इस सेम टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो क्रूड प्राइसेस करीब 27% से इंक्रीज हुए हैं। अब इंडिया में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस डीरेगुलेटेड है और डेली बेसिस में चेंज होनी चाहिए, बट इसके बावजूद भी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जो कि पहले देखने मिलता था। तो अगर आप देखते हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये नो चेंज इन रिटेल फ्यूल प्राइसेस, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है जो हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बार बार कह रही है कि वो कंज्यूमर्स को ये ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं रिटेल फ्यूल प्राइसेस में, और इसलिए हमें कोई चेंज पिछले नवंबर से लेकर अब तक कुछ चेंजेस देखने नहीं मिला है। और दूसरा कारण ये हो सकता है जो इलेक्शन सीजन चल रहा है। पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब कभी जनरल इलेक्शन या कोई इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शंस होता है, ऐसे टाइम पे क्रूड के प्राइस रिटेल फ्यूल प्राइसेस कब फ्रीज किए जाते हैं और कोई चेंजेस हमें देखने नहीं मिलते हैं। तो ये एक मेन कारण हो सकता है कि जो इलेक्शन पीरियड चल रहा है आज के टाइम पे, उसी कारण कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं फ्यूल प्राइसेस में। अब ये फ्यूल प्राइसेस कब से चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस है, तो जो लास्ट वोटिंग डे है जो कि मार्च 7 है, तब से शायद रिटेल फ्यूल प्राइसेस चेंज हो सकती है क्योंकि इलेक्शन पीरियड तब खत्म हो जाएगा। और पास्ट जो हमने इंस्टेंसेस देखे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो तब से कोई हाइक आ सकती है रिटेल फ्यूल प्राइसेस में। अब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो कि पेट्रोल और डीजल है, इसमें करीब 12 to 15% का हमें इंक्रीज देखने मिल सकता है। अगर $102 प्रति बैरल के लेवल पे क्रूड के अगर हम अंदाजे से देखते हैं तो क्रूड पेट्रोल और डीजल प्राइसेस करीब 12 से 15 रुपए से इंक्रीज हो सकते हैं इलेक्शन सीजन के बाद। अब ये चेंज जो है वो या तो वन शॉट में हो सकता है या तो फेजेस में हो सकता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कैसे चेंजेस होते हैं। और अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन्स पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने मिलेगा फोर्थ क्वार्टर में।
धन्यवाद सौमित, ये पूरी रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए। तो आने वाले समय में इलेक्शंस के बाद देखना काफ़ी अहम हो जाएगा कि क्रूड और डीजल के दाम किस तरीके से सरकार उस पर निर्णय लेती है। पर जो रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव चल रहा है, उसके चलते जो है बुलियन और एनर्जी मार्केट पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। क्या है हलचल, ये पूरी अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं किस तरीके का एक्शन वहां पे देख रहे हैं हम। देखिए, पूरी बुलियन और एनर्जी मार्केट में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। अगर सबसे पहले अगर क्रूड की बात करें तो $104 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव जा चुका है। WTI क्रूड भी $100 के अब बेहद करीब पहुंचता जा रहा है। MCA क्रूड $7,400 के ऊपर है, यानी जबरदस्त रफ्तार है। और आशंका इस बात की है कि अगर रूस और यूक्रेन का संकट और बढ़ा तो यहां से 15 से 30% तक की तेजी और आ सकती है। अगर पाबंदियां सख्त हुई और रूस के अगर तेल गैस एक्सपोर्ट पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो 30 से 40% की तेजी क्रूड में आ सकती है, यानी एक बड़ी तेजी की संभावना यहां से एनर्जी मार्केट को लेकर है। इस डर से यहां पर क्रूड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। उसका फायदा, डर का फायदा गोल्ड भी उठा रहा है। बुलियन मार्केट में भी जबरदस्त रफ्तार है। गोल्ड जहां $2,000 से ज्यादा MCX पर चढ़ चुका है, वहीं कॉमेक्स पर $1950 के ऊपर जाकर टिक गया है। 52,000 के ऊपर MCX गोल्ड का कारोबार कर रहा है। वहीं 67,000 के भी ऊपर चांदी का भाव जा चुका है। चांदी में करीब करीब $3,000 की तेजी देखने को मिल रही है, यानी एक जबरदस्त तेजी यहां पर बुलियन और एनर्जी मार्केट में है। इसके अलावा नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहां भी जबरदस्त रफ्तार है। नेचुरल गैस में अगर यूरोप के गैस की बात करें तो वहां 30% से भी ज्यादा की तेजी अब तक आ चुकी है। चीन में गैस के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो MCX पर भी 8 से 9% की तेजी आज दिख रही है। जी बिल्कुल, तो बुलियन और कमोडिटीज और इसी के साथ एनर्जी मार्केट में भी ज़बरदस्त एक्शन हम देख पा रहे हैं। पर जिस तरीके का एक्शन हम देख रहे हैं, अब बात करते हैं घरेलू बाजारों की। आने वाले समय में जो LIC का IPO होगा वो भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ा इवेंट माना जा रहा है। बट मार्केट के इस उतार चढ़ाव और साथ ही रूस यूक्रेन संकट का LIC के IPO पर कोई असर नहीं पड़ेगा। IPO की सारी प्रक्रिया वक्त पर चल रही है और फिलहाल जो है LIC को इनका जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट्स है उस पर सेबी की मंजूरी का इंतजार है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं ET नाउ स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा से। जी हाँ, मार्केट सेंटिमेंट या यूक्रेन की क्राइसिस का LIC के IPO पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ऐसा ही सूत्र हमें बता रहे हैं। जो अप्रूवल की टाइम प्रोसेसेस हैं वो बराबर चल रही हैं और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में सारे अप्रूवल्स आ रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कंपनी है उसको ऑलरेडी एक्सचेंजेस यानी NSE और BSE से लिस्टिंग के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है और सेबी से भी लगातार बातचीत जारी है कि कोई प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लगातार काम कर रहे हैं और सेबी से टच में हैं। आपको याद होगा कंपनी ने हाल ही में DRHP फाइल किया गया था और उसके बाद अब रिवाइज करके एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जो रिवाइज प्रोस्पेक्टस है वो फाइल किया जाएगा सेबी से डिस्कशन और अप्रूवल के बाद। तो उसके बाद हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 मार्च को एंकर बुक ओपन हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए और मार्च के तीसरे हफ्ते में लिस्टिंग टेंटेटिवली प्लान्ड है कंपनी की तरफ से। आपको हम बता दें कि गवर्नमेंट को डाइवेस्टमेंट टारगेट पूरा करने के लिए LIC के IPO को इसी फिस्कल में लाने की ज़रूरत है और इसीलिए गवर्नमेंट इसके लिए कमिटेड लग रहा है। पर चलिए अब घरेलू बाजार में HUL की बात कर लेते हैं, जहां पे नितिन परांजपे देश की दिग्गज FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं। परांजपे 31 मार्च से अपना पद संभालेंगे। वहीं चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे संजीव मेहता CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर काम करते रहेंगे। अगर बात करें HUL की तो जनवरी में अपने 5 बिजनेस कैटेगरीज में बड़े बदलाव करने का फैसला किया था कंपनी ने और कंपनी के 1500 कर्मचारियों की छटनी करने का भी ऐलान किया था। ये जो पूरी डिटेल्स हैं इसके साथ जो है हम ये HUL की जो भी आने वाले समय में जितनी भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आती हैं और इस पे कोई डेवलपमेंट आता है उसकी हम आगे बात करेंगे। पर इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का स्वदेश आर में, पर आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वदेश आर में आपका स्वागत है। अब खबर करते हैं रूस यूक्रेन के बीच जंग की। एक्सपर्ट्स के साथ देखिए ये पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी सौमित्र के साथ। टूटा रूस का सब्र, यूक्रेन पर किया हमला। यूक्रेन पर रूस की सबसे बड़ी स्ट्राइक। यूक्रेन में घुसे रूसी टैंक, कई की मौत। एयरपोर्ट पर गरजी मिसाइलें, सहमा यूक्रेन। जमीन से लेकर हवा तक बरसे रूसी बम और गोले। कई देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए तैयार की सेनाएं। यूक्रेन का साथ देने वालों को रूस ने दी धमकी। यूक्रेन की राजधानी में मची भगदड़। यूक्रेन रूस में शुरू हुआ महायुद्ध। यह है वर्ल्ड वॉर 3 की आहट। बिल्कुल, और रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले को तेज कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी मिसाइलों की धमाके की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन दूसरी ओर रूस का कहना है कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएगा। रूस ने इस बात से भी इनकार किया है कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में उसके एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से कहा है कि यूएस और नेटो देश के सहयोगी देश शांत नहीं बैठेंगे। रूस में इस कदम का जवाब दिया जाएगा। रूसी अटैक के बाद के हालात पर भारत में भी एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद की अपील की है। रूस और भारत के मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए पीएम मोदी से अपील की गई है कि वो तत्काल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करें। और अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर में यूक्रेन के बॉर्डर पार करते हुए रूस के टैंक दिख रहे हैं। वहीं यूक्रेन में तबाही शुरू हो गई है। रूस ने हवाई हमले से यूक्रेन के कई सैन्य प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों को भी नष्ट करने का दावा किया है। और रात भर चले हमलों के बाद आग और धुएं के गुबार की तीसरी तस्वीर है, जहां शहर शहर रूस का हर कहर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपने देखी रूस से आती हुई, यूक्रेन से आती हुई, और इधर भारत के दूतावास से संदेश जारी किया गया है। वो ये है कि सभी जो कीव की यात्रा कर रहे हैं, उन जिनमें कीव के पश्चिम भागों से यात्रा करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें अस्थायी रूप से अपने अपने शहरों में लौटने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से पश्चिमी सीमावर्ती देशों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर उन्हें जाने की सलाह दी गई है। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट सुशांत सरीन हमारे साथ अब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, जो डेवलपमेंट हुए हैं बिल्कुल ताज़े। क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया की शक्तियां रूस को रोकने में नाकाम रही हैं? क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है, ऐसा माना जाए? नहीं, तीसरे विश्व युद्ध की तो शुरुआत शायद नहीं है, लेकिन क्या वो नाकाम हुई है? बिल्कुल नाकाम तो सामने हमारे के नाकाम हो गई है। रूस ने जो करना था, अपनी फौजी शक्ति जो थी, फौज की शक्ति जो इस्तेमाल करनी थी, वो कर ली, और दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसके बारे में। और उसके साफ प्रमाण हमारे सामने है। जो नेटो देश है वो तो पहले से ही कह चुके थे कि हम इस लड़ाई में नहीं डायरेक्टली कोई पार्ट नहीं करेंगे, हम यूक्रेन का समर्थन करेंगे, उनको जो भी चीजों की जरूरत है वो दे देंगे, लेकिन हम अपनी सैन्य प्रदर्शन या सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे यूक्रेन के लिए। अमेरिका भी ये कह चुका है। तो यूक्रेन इस लड़ाई में अकेला है, और अभी तक जो भी हमारे सामने खबरें आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि उनके पास शायद वो क्षमता नहीं है रूस की जो फौज है उसको रोकने की।
तो हालात तो उस तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि दुनिया की जो शक्तियां हैं तमाम, खास तौर पश्चिमी देशों की, अब इसके बाद वो क्या कदम उठाती हैं। कोई सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो शायद अभी भी नहीं करेंगी वो, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध वो क्या लगाते हैं, वो किस तरीके के आर्थिक प्रतिबंध होते हैं, क्या वो रूस के ऊपर असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कितने होंगे, और उसके बाद रूस उसमें किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया आएगी। अब तो ये तमाम सवाल देखने होंगे। दूसरी चीज ये है कि रूस ने जो आज एक लिहाज से उसको हिमाकत माना जाए जो की है यूक्रेन में, ये तो उसी तरीके की है जो 1950 और 60 के दशक में वो पहले कर चुके हैं, चाहे वो हंगरी हो या चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो। जौन से देश उनके दायरा क्षेत्र के अंदर आते थे या उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते थे, अगर वो कहीं पे भी अलग होने की कोशिश करते थे तो रूस अपनी फौजें भेज करके उनको वापस अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आता था। तो टेक्निकल तौर पर यूक्रेन भी शायद एक आजाद देश होगा, लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस में वो रूस का एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह जाएगा, और शायद हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये डेवलपमेंट तो होते ही रहेंगे और पल पल ये तस्वीर बदल रही है। सुशांत जी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच नेटो के प्रमुख ने अपना बयान दिया है, ये जो नए डेवलपमेंट हुए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। An attack on one will be regarded as an attack on all. This is our collective security guarantee. Today, the North Atlantic Council decided to activate our defense plans at request of our top military commander, General Todd Walters. This is a prudent and defensive step to protect and shield allied nations during this crisis. And it will enable us to deploy capabilities and forces, including the NATO response force, to where they are needed. In response to Russia's massive military build-up, we have already strengthened our collective defense, on land, at sea and in the air. In the last weeks, allies from North America and Europe have deployed thousands or more troops to the eastern part of the alliance and placed more on standby. बिल्कुल, तो हर तरह से यहाँ पर सपोर्ट करने की बात कही है नेटो प्रमुख ने यूक्रेन को। नेटो सेनाएं जो हैं वो इस कोशिश में भी हैं कि बहुत ज़्यादा ये मामला आगे न बढ़े। यहाँ पर जो रूस की तरफ से भी जो कदम उठाए जा रहे हैं, अब नेटो के प्रमुख ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर वो नेटो की जो सेनाएं हैं वो यूक्रेन के साथ खड़ी होंगी। सुशांत जी, एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच में भारत का रुख भी समझना बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन ने भारत से हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि उसका रुख जो है वो न्यूट्रल है। क्या वजह दिखाई देती है आपको इसके पीछे? नहीं, देखिए, जो यूक्रेन ने भारत को गुहार लगाई है वो यूक्रेन का धर्म था, उनकी जरूरत थी, और उसके तहत उन्होंने वो गुहार लगाई है। अब हम जितने मर्जी संवेदनशील हों यूक्रेन के प्रति, और ये तो स्पष्ट है कि जो रूस के अपने जरूर सुरक्षा के इंटरेस्ट थे, लेकिन जिस तरीके का कदम आज उठाया गया है ये किसी भी तरीके से आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, शायद कड़वी सच्चाई है, कि इसमें भारत को भी ये देखना पड़ेगा कि अपने वो हित जो हैं वो किस तरीके से उनको डिफेंड कर सकता है। करेक्ट। सुशांत जी, एक आखिरी सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ, यूरोपीय देश हैं या अमेरिका है, ये सभी लोग मिलकर अब प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं रूस पर। धीरे धीरे शुरुआत भी हो गई है। किस तरह का असर आप देखते हैं इन सैंक्शंस का, खास तौर पर रूस के लिए इसके क्या मायने हैं? नहीं, इस प्रतिबंध लगाएंगे तो उसका रूस को भी असर पड़ेगा और पश्चिमी यूरोप को भी असर पड़ेगा। हमारी ज्यादा तवज्जो जो है वो ऑयल और जो तेल और गैस का जो क्षेत्र है उस पर केंद्रित है।
क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में, और बहुत यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो रूस के जो ऑयल और गैस की बहुत बड़ी मार्केट है। तो एक तो वहां पर असर पड़ेगा। वो पूरी तरीके से ऑयल और गैस रूस से लेना बंद कर देंगे? अगर वो ये करते हैं तो शायद ये 70 साल 75 साल में पहली बार ही होगा, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान भी रूस से वो ऑयल और गैस जाता था वहां पर। तो एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा इसका पहलू ये है कि रूस, हमको याद रखना चाहिए कि और बहुत सारी ऐसी मिनरल्स हैं, तमाम टाइटेनियम से लेके पैलेडियम और पता नहीं क्या क्या, जो रूस एक लिहाज से दुनिया की मंडियों को कंट्रोल करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं आईटी क्षेत्र में और तमाम और औद्योगिक उत्पादकता के लिए। उसमें अगर आप सैंक्शन लगाते हैं तो क्या आप उन पदार्थों के ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे? और अगर आप ये सब कुछ करते हैं, खासतौर पर तेल के ऊपर आप एक रोक लगाते हैं, और ईरान वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट से बाहर है, उसके बाद जो दूसरी बड़ी शक्ति है ऑयल और गैस के क्षेत्र में रूस, उसको भी आप तेल की मंडी से निकाल देते हैं या बहुत हद तक निकाल देते हैं, तो फिर एक तो दाम पर असर पड़ेगा जो हमारे को नजर आ रहा है ऑलरेडी। आज शायद मेरे ख्याल $5-6 से और बढ़ गया है दाम। तो एक तो वो असर पड़ेगा। दूसरा, अगर पश्चिमी यूरोप जो है, जो अभी तक बहुत सारे अपनी सप्लाईज रूस से सोर्स कर रहा था, अब उसको दूसरे स्रोत चाहिए होंगे। अब वो दूसरे स्रोत बहुत सारे जो हैं वो मिडल ईस्ट में है, खाड़ी के देशों में है, जहां से हम लोग भी अपना सप्लाईज लेते हैं। तो एक तो दाम का फर्क पड़ेगा, दूसरा क्या जो सप्लाईज है उस पर भी कोई कदघन लगेगा या शॉर्टेजेस होंगी, तो अब वो भी एक पहलू है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये है कि यूरोप के जो देश हैं वो ऑलरेडी वहां पर इन्फ्लेशन काफी हाई हो गई है, और पिछले 40-50 साल में सबसे ज्यादा नंबर है उसका। और ये जो सारी की सारी अर्थव्यवस्था थी इनकी, वो अभी भी जो कोविड का शॉक था उससे बाहर नहीं निकली। ऐसे में यूक्रेन का शॉक क्या ये झेल पाएंगे, और सैंक्शंस जो ये लगाएंगे और उससे जो कीमतें और बढ़ेंगी, उसको ये कैसे झेलेंगे, और उसका क्या असर होगा इनकी अर्थव्यवस्था पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा सवाल है, और जिसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा। तो अब लेकिन देखना पड़ेगा कि ये कितनी सैंक्शंस लगाते हैं। तो वही जो आपका पहले का एक सवाल था कि भारत को क्या करना चाहिए, या भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो हम पहले देखते हैं कि ये लोग क्या सैंक्शन लगाते हैं। यूक्रेन पर रूसी अटैक से भड़के ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन को रूस का तानाशाह करार किया है। जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन पर की गई कार्रवाई से रूस की बर्बरता दिखती है। It's because we've been so alarmed in recent months at Russian intimidation that the UK became one of the first countries in Europe to send defensive weaponry to help the Ukrainians. Other allies have now done the same, and we will do what more we can in the days ahead. Today, in concert with our allies, we will agree a massive package of economic sanctions designed in time to hobble the Russian economy. And to that end, we must also collectively cease the dependence on Russian oil and gas that for too long has given Putin his grip on Western politics. Our mission is clear. Diplomatically, politically, economically, and eventually militarily, this hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. And so I say to the people of Russia, whose president has just authorized a tidal wave of violence against a fellow Slavic people, as the parents of Russian soldiers who will lose their lives, I cannot believe
this is being done in your name, or that you really want the pariah status it will bring to the Putin regime. अगर अब भारत की बात करें तो विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने यूक्रेन रूस क्राइसिस पर भारत का रुख साफ करते हुए कहा कि भारत का स्टैंड पूरी तरह न्यूट्रल है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से मामले का हल निकालेंगे। That India's stand is we are the neutralized and we hope the peaceful solution through diplomatic. उधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को घर वापसी की चिंता सता रही है। कई लोग तो लौट आए हैं, जो लौट आए हैं वो खुश हैं, जो फंसे हैं वो खौफ ज्यादा है। आइए देखें ये रिपोर्ट। सुबह से हम एम्बेसी को कॉल कर रहे हैं लेकिन एम्बेसी ने अभी तक बस भी अरेंज नहीं करी है। सारी ट्रेन्स बंद हो गई हैं, टैक्सी वाले सब बंद, मतलब इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं कि हम जा नहीं सकते। हम यहाँ बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे यहाँ पे हाईजैक कर लिया गया, ओपन फायरिंग चल रही है यहाँ पे। हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। ये गम, ये दुख है यूक्रेन में फंसे लोगों का, जिनके जहन रूस के बम गोलों की दहशत में जम गए हैं। और यही वजह है कि ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से बचाया जाए। बात सिर्फ 10 बच्चों की नहीं है, कम से कम 50, 60, 70 बच्चे यहाँ पे हैं जो सुबह से परेशान हैं, कुछ रात से बैठे हुए हैं। उधर युद्ध शुरू होते ही कीव में भारत के दूतावास से संदेश जारी किया गया है कि वो सभी जो कीव की यात्रा कर रहे हैं, जिनमें कीव के पश्चिमी भागों से यात्रा करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें अस्थायी रूप से अपने अपने शहरों में लौटने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से पश्चिमी सीमावर्ती देशों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर। इससे पहले भारत ने कोशिश भी की थी कि यूक्रेन में फंसे लोगों को देश लाया जाए, और ये उसी की एक झलक है। मास्क के पीछे की मुस्कुराहट आपको भले ही ना दिखे, मगर वो आंखों से भी बयां हो रही है। मुस्कुराते हुए ये वो चेहरे हैं जो यूक्रेन से लौट रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग की आशंका के बीच एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान से करीब 240 भारतीय छात्र देर रात भारत पहुंचे, और जब वो मंगलवार को लगभग 11:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो उनके दिलों में गम भी था, खुशी भी, डर भी और सुकून भी। अच्छा लग रहा है, अपने देश में बहुत अच्छी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अब जो है नॉर्मल। लाइट हटाओ दादा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान छात्र छात्राओं ने अपने दुख दर्द साझा किए। हाँ, एम्बेसी ने बोल दिया कि बच्चे वापस आ जाएं। पढ़ाई कैसी होगी आपकी? आगे की पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है हमारी, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि क्लासेस कब हमारी ऑफलाइन होंगी। अब जब सिचुएशन ठीक होगी तभी होंगे अब ऑफलाइन। जो एयरलिफ्ट सी हो रही है अभी, तो ये आज से शुरू हुई है, ठीक है, और इससे पहले कुछ हुआ नहीं था ऐसा, और बच्चे अपने आप से ही आ रहे हैं, मतलब अच्छा ही लग रहा है। से बात हुई? हाँ, हो गई। अभी रिसीव करने को आया? नहीं, मेरी यहाँ से फ्लाइट है। और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। इसके अलावा कई भारतीय पहले ही हालात बदतर होने से पहले वतन लौट आए हैं, और उन्हीं में से एक हैं यूक्रेन में 27 साल से रह रहे एक भारतीय बिजनेसमैन सर्वेश भार्गव। मैं तो चाहूँगा नॉट ओनली बिजनेस की वजह से बट अदरवाइज एज ए पीस लिविंग सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मैं नहीं चाहता कि किसी भी जगह कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग हैं उन सबको थोड़ी सद्बुद्धि आए और इसको रिजॉल्व करें बातचीत के जरिए, जो भी कुछ है, क्योंकि यूक्रेन कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है और वहाँ पे गरीब लोग भी हैं, और उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल का समय होगा। बता दें कि यूक्रेन में करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं।
वहीं रूस और यूक्रेन टेंशन के बीच भारत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि भारत ने अतिरिक्त उड़ानों को संचालित करने का फैसला किया है, जो 25 और 27 फरवरी साथ ही 6 मार्च को कीव से दिल्ली के लिए उड़ेंगी। ET नाउ स्वदेश। और ऐसे माहौल में हम उम्मीद करते हैं कि ना ही सिर्फ भारतीय, बाकी जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रहें और साथ ही ये जंग का माहौल जल्दी थमता हुआ नजर आए। पर चलिए अब कुछ पॉजिटिव बात कर लेते हैं और भारत पर रुख करते हैं, जहां देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी बदलना होगा। ET नाउ स्वदेश में हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां और आइए चलती अब बताते हैं कि आज क्या है आपके लिए। जहां सरकार की PLI ऑटो स्कीम की वजह से ऑटो इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर निवेश आया है। हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल से खास बातचीत की। इसमें ग्लोबल ट्रेड में हिस्सेदारी बढ़ाने और ऑटो सेक्टर में नौकरियों के नए मौके बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए सुनते हैं इस बातचीत का एक हिस्सा। सरकार काफ़ी कुछ महीनों से, हफ्तों से PLI को लेके एक ऐसे कदम उठा रही है इंडस्ट्री के साथ वर्क करके, जिससे इंडिया का शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जानकार भी यही कहते हैं। आपके हिसाब से कितना पोटेंशियल हमारा कंट्री होल्ड करता है नेक्स्ट 3 से 5 साल में, जो कदम आप उठा रहे हैं और इंडस्ट्री जो कैपेक्स करेगा उसका आपको अच्छा खासा पोटेंशियल अनलॉक होता हुआ कैसे नज़र आता है? देखिए, पिछले वर्षों में भारत में ऑटो इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट आई है। अगर हम 2010 से 2020 की दशक लें तो कम से कम $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इंडियन ऑटो सेक्टर में हुई। सो इंडियन ऑटो सेक्टर हैज अ ह्यूज कैपेसिटी, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन उतनी नहीं हुई। तो उसके कारण थे कि उनकी प्रोडक्शन जो हो रही है उस प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं चाहिए उनको। तो ये देखते हुए भारत सरकार ने इंडस्ट्री के साथ कई बैठकें की और उन बैठकों में उनसे पूछा गया कि उनकी दिक्कतें क्या हैं और आने वाले वर्षों में ग्लोबल ट्रेंड क्या होगा और क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे भारत का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा बढ़े। तो ये बात सामने आई कि ऑटो इंडस्ट्री में ग्लोबली सबसे बड़ी डिसरप्शन अब हो रही है, क्योंकि पिछले 100 सालों में ऑटो इंडस्ट्री ग्लोबली इंटरनल कंबस्टन इंजन के साथ चली है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और कई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स। सो क्लीन एनर्जीज एंड एडवांस्ड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स जैसे अब आने वाले वर्षों में जो ऑटो व्हीकल्स है उसमें नई टेक्नोलॉजीज जैसे कनेक्टेड व्हीकल्स, शेयर्ड व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, सो ये कई फीचर्स आ रहे हैं जिससे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शेयर है कॉस्ट कंपोनेंट व्हीकल का वो बढ़ रहा है। सो ये एडवांस्ड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स आज की डेट में भारत में सिर्फ 3% बन रहे हैं, बाकी इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम टोटल भारत की हिस्सा लें, ग्लोबली आज इनका हिस्सा 18% है ऑटो इंडस्ट्री में और 2030 तक आशा है कि ये 30% होता है। तो अगर ये जो एडवांस ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन्स भारत में जो आज की डेट में एब्सेंट है या नामात्र है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्लोबल ऑटो ट्रेड तो किसी एक तरफ जा रहा है। हमारा जो आज भी हिस्सा है, जो 2% से कम है आज हमारा हिस्सा, वो और कम हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने PLI ऑटो निकाली है, जिसमें 25,938 करोड़ का प्रावधान है। इसमें 115 ऑटो कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 28 OEMs और बाकी ऑटो कंपोनेंट्स हैं। तो OEMs का चयन हो चुका है, 20 कंपनियां हमने सिलेक्ट की हैं जो ये नई जनरेशन व्हीकल्स भारत में बनाएंगी और एक्सपोर्ट भी करेंगी।
ऑटो कंपोनेंट्स का अभी जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है और आने वाले 2-3 हफ्ते में वो फाइनलाइज हो जाएंगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ध्यान में रखते हुए PLI ACC इंप्लीमेंट की है, जिसमें प्रावधान है 18,100 करोड़ का। इसमें 50 गीगावाट आर की कैपेसिटी की एडवांस केमिस्ट्री सेल्स को प्रोत्साहन किया जाएगा, जिसमें सेल्स वैल्यू में अप टू 20% सब्सिडी मिलेगी जो भारत में प्रोड्यूस करेगा। तो उससे भी जो एक तो इंपोर्ट बिल कम होगा, दूसरी तरफ जो आने वाली टेक्नोलॉजीज का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा बढ़ेगा, उसके लिए भारत की इंडस्ट्री तैयार होगी और उसके बाद जो प्रोडक्शन करेगी भारत में उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसमें भारत के कंज्यूमर्स को वो चीजें मेड इन इंडिया मिलेंगी और सस्ती मिलेंगी। और इसके साथ ही क्योंकि वो हायर वॉल्यूम में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्सपोर्ट करेंगी, तो इससे भारत का ग्लोबल ऑटो ट्रेड में हिस्सा बढ़ेगा। जी गोयल साहब, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें रुपीस करोड़ में, तो आपको ये दोनों एरिया में कितना कैपेक्स होता हुआ नजर आता है भारत में? एक ऑटो PLI और कंपोनेंट, और दूसरा जो डिसरप्ट हो गए हैं और EV और न्यू एनर्जी स्पेसेस, हाइड्रोजन वगैरह, इन दोनों को कंबाइन आपको 3 से 5 सालों में कितना निवेश होता हुआ नजर आता है भारत में? PLI ऑटो स्कीम में हमारी जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक लगभग 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री ने उत्साह दिखाया है, तो उसमें जो हमने अभी ऑटो OEMs व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने ही जो हमें एस्टिमेट्स दिए हैं वो 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा 45,000 करोड़ का टोटल था ऑटो OEMs एंड कंपोनेंट्स। अभी कंपोनेंट्स का हमने प्रोसेसिंग जारी है। सो आप ये मान के चलिए कि जो हमने एस्टिमेट किया था 45,000 करोड़, उससे कहीं ज्यादा इंडस्ट्री ऑटो सेक्टर में आने वाले 3 से 5 सालों में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये इस चीज का सबूत है कि जो भारत सरकार की पॉलिसीज हैं उसमें इन्वेस्टर्स को भरोसा है और वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। PLI ACC जो है उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 45,000 करोड़ का उसमें भी इन्वेस्टमेंट आएगा। सो आप समझ सकते हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों में ये दोनों को मिला के 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होने की आशा है। पर चलिए अब इसी के साथ स्वदेश आर के ये शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर जाते जाते हम आपके लिए लाए हैं फॉस्टरिंग गुडनेस के खास पहल की एक झलक, जहां महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के गांवों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की जा रही पहल पर फॉस्टरिंग गुडनेस का स्पेशल एपिसोड आप इस वीकेंड ET Now स्वदेश पर देख सकते हैं। महिलाएं ही समाज की असली शिल्पकार हैं। एक आदर्श परिवार, आदर्श समुदाय और एक आदर्श राज्य के निर्माण में उनकी समग्र शक्ति का योगदान होता है। महिलाओं की भागीदारी के बिना राष्ट्र निर्माण कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वे किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण खंड की भूमिका निभाती हैं। भारत की आबादी का लगभग 50% हिस्सा महिलाएं हैं। यह संख्या महिलाओं को राष्ट्रीय हित की गतिविधियों में अधिक से अधिक मात्रा में शामिल होने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। प्रतिभा के अप्रयुक्त भंडार का उपयोग करने के लिए और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए अदानी फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में उन्नयन और कामधेनु परियोजनाओं की शुरुआत की है। अदानी फाउंडेशन की ओर से मतलब हमारे गांव में आकर सब लोगों ने प्रेरित किया दीदी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, और एक संगठन तैयार किया MUPS को, जिसमें 250 महिलाएं जुड़े हुई हैं। इस सप्ताह देखें फॉस्टरिंग गुडनेस के हमारे विशेष एपिसोड को टाइम्स नेटवर्क पर, जो भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे सफल हस्तक्षेपों पर प्रकाश डालता है।